बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली से वफाकी बजट कसरत राय से मंजूर हो चुका है। फाइनेंस तरमीमी बिल भी पेश किया गया। फाइनेंस बिल कसरत राय से मंजूर हुआ। जब वाइस वोट लिए गए तो वाइस वोट पर अपोजिशन ने एतराज़ किया। स्पीकर कौमी असम्बली ने गिनती करवाई। गिनती हुकूमत के हक में आई और यूँ बजट आज पास हो चुका है। अपोजिशन आज भी वावेला करती रही। अपोजिशन ने आज बात करने का मौका भी चाहा, लेकिन कुछ देर अपोजिशन को बात करने का मौका दिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी का बात करते हुए माइक भी बंद कर दिया गया था। आज वो असेंबली के फ्लोर से बाहर आकर भी गुफ्तगू करते रहे और उन्होंने कुछ शिकवे शिकायत भी की, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। आज सबसे पहले हम गुफ्तगू सुनवाएंगे अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ साहब की, जिन्होंने आज के दिन के हवाले से क्या दावा किया था, पहले वो मुलाहिजा करते हैं, फिर बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू सुनेंगे। ऑपोजिशन का ये बाकायदा फैसला है कि वाकई अगर यही सूरत हाल है कि महंगाई का और तूफान आएगा, गुर्बत बढ़ेगी, तो हम इंशाअल्लाह जितना भी अल्लाह ताला हमें हिम्मत देगा, हम इस बजट के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाएंगे। इसको पास नहीं होने देंगे जनाब स्पीकर। इस बजट के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बन जाएंगे। याद रहे कि अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, सीनियर लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक आज असम्बली में मौजूद नहीं थे। आज इसके जवाब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने उनकी गैर मौजूदगी के हवाले से क्या कहा, मुलाहिजा करते हैं। हमने भी शहबाज शरीफ साहब को कह दिया था कि हमारा सारे मेंबर्स जो मौजूद हैं वो बजट में होंगे। मैंने अपना वादा पे पूरा उतरा। आज मैं ना सिर्फ खुद मौजूद था, मैं अपना पूरा स्ट्रेंथ में मौजूद था। अपोजिशन, इफेक्टिव अपोजिशन तब कर सकती है जब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ साहब इस्लामाबाद में और पार्लियामान में मौजूद हो। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते थे सीसा पिलाई दीवार बन के खड़े होंगे। बिलावल भुट्टो ये कहते हैं किरदार अदा करना चाहिए अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली मियां शहबाज शरीफ साहब को, उन्हें कदम आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन हुकूमत के बारे में आसिफ अली जरदारी साहब क्या राय रखते हैं, वो भी मुलाहिजा करते हैं। हुकूमत तो है नहीं, चली क्या जाएगी, कुछ हो तो जाए ना। हुकूमत तो है नहीं, ये तो मांगे तांगे पे घिसघिसा के चला रहे हैं। हुकूमत तो है नहीं, मांगे तांगे की हुकूमत है। हुकूमत हो तो उसे गिराया जाए, ये आसिफ अली जरदारी साहब का मौक़िफ़ है। दूसरी जानिब दोनों अपोजिशन जो रहनुमा है वो हुकूमत को गिराने के हवाले से हिकमत अमली तरतीब देते आ रहे हैं पिछले काफ़ी महीनों से। राना साहब की तरफ बढ़ेंगे। राना साहब, बजट भी पास हो गया, आपने जो निशानदेही की थी अपोजिशन अराकीन जो है उनकी तादाद कम हो सकती है, वो भी कम हो गई। तो कल के हवाले से पहले वो आपकी खबर मुलाहिजा कर लेते हैं, फिर मैं आपकी जानिब आऊँगा कि कल के हवाले से राना अजीम साहब ने आज जो असम्बली का इजलास है उसमें अपोजिशन के हवाले से क्या बात की थी, वो मुलाहिजा करते हैं। मैं मुतद्दद बार कह चुका हूँ बजट मंजूर होगा। हुकूमत के स्कोर पूरे होंगे, अपोजिशन के स्कोर कम होंगे, अपोजिशन के मेंबरान की तादाद कम होगी, ये लिख लीजिएगा। राना साहब, अपोजिशन की तादाद तो कम हो गई। मरियम औरंगजेब साहिबा कहती हैं अगर पूरी अपोजिशन भी आ जाती है, 161 मेंबर्स भी आ जाते, फिर भी बजट पास हो जाना था, गैर हाजिरी से क्या फ़र्क पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। यासर, मैंने काफ़ी दिन पहले कह दिया था, जब बजट पेश हो रहा था, जब बजट पेश होने से पहले भी मैंने प्रोग्राम में कहा था कि बहुत सी चीज़ें तयशुदा हैं और उन तयशुदा चीज़ों में ये चीज़ शामिल है कि बजट मंजूर होगा, बाआसानी बजट मंजूर हो जाएगा। हल्की फुल्की मौसीकी होगी, वो सियासी लिहाज से होती है। और कल ही मैंने कहा था अगर शहबाज शरीफ आए, आप वो सवाल भी सुन सकते हैं कि मैंने कहा था अगर शहबाज शरीफ आए। जब मैं बार बार कह रहा था अगर, तो मुझे पता था शहबाज शरीफ साहब ने नहीं आना। अब बात यह है कि मरियम औरंगजेब साहिबा बड़ी हमारे लिए मुहतरम है, बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त कहा। तो फिर उनको ये दुरुस्त की उस वक्त नज़र क्यों नहीं आई जब सेनेट का इलेक्शन था, तब जो उन्हें पता था कि हमारे इतने ही वोट हैं तो इतने ही हमें मिलनी है सेनेट की नशिस्तें, तो फिर क्यों जोर तोड़ किया था। इसके अलावा जब स्पीकर के खिलाफ अदम इत्तेमाद की तहरीक पेश की गई थी तो कहा, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, तो कहा गया था इसे हम गिरा लेंगे, जीत जाएंगे। याद है मैंने उस वक्त भी कहा था ये मौका ले रहे हैं, ये वापस हो जाएगा सारा कुछ। तो उस वक्त भी तो इतने मेंबरान थे ना, 161 के साथ तो नहीं होनी थी तहरीक। या सर, अब आप शर्मिंदगी मिटाने के लिए, अब आप अपने ऊपर शर्मिंदगी को ख़त्म करने के लिए ये बात कहना शुरू कर देंगे अगर 161 मेंबर, भाई अगर 161 मेंबर आपके हैं तो फिर आप एक ही बात कहें कि जनाब 5 साल तक की हुकूमत नहीं जानी, तो हम इनके साथ रहते हैं, हम इसी ऐवान में रहते हैं और ऐवान के अंदर जो है पार्लियामेंट के अंदर इनसे मुकाबला करते हैं। यहाँ सर, मैंने जब कल कहा था ना कि अपोजिशन के वोट पूरे मुकम्मल नहीं होंगे, तो मुझे पता था। अब मुझे एक बात बताएं, जिस ऐवान में अपोजिशन लीडर ना आए,
इस ईवान के अंदर। लेकिन राना साहब मसरूफियात जेन्युइन भी तो हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। मैं कह रहा हूँ 100% है। तो क्या ये पार्लियामेंट जो है ये कोई आम सी जगह थी? आज बजट मंजूर होना था, आज वो बजट मंजूर होना था जिसके लिए मियाँ शहबाज शरीफ साहब जिस तरह मुक्का इस तरह मार के करते हैं ना दावे, इस तरह माइक नीचे गिरा देते होते हैं, इसी तरह उस दिन उन्होंने कहा था ना लास्ट में कि मंजूर नहीं होने देंगे, मुक्का मार के वो चले गए। तो मियाँ साहब इसी तरह है जिस तरह कहते हैं शहबाज शरीफ का था कि जरदारी को उस चौक में लटकाएंगे। जो बात ये कहते हैं ना मियाँ साहब ज़हन में रखिएगा, गुस्से में ललकार के और जिसके आखिर में मुक्का मारे वो काम नहीं करते। उसका मतलब होता नहीं होना जे। आज मियाँ साहब का कुछ दुख बिलावल भुट्टो साहब भी बयान कर गए। उन्होंने कहा है मुझे नहीं पता ये मुस्लिम लीग नून किस तरह बर्दाश्त कर गई कि अपोजिशन लीडर पे हमला हुआ और वो चुप करके बैठे हूँ। बात यह है कि जी यासर मैं आपको ये सारे मामला तय थे, बिलावल भुट्टो को भी पता है, मैंने उस दिन बता दिया था कौन किसको कहाँ किस जगह मिला है, शहबाज शरीफ को भी पता है, ये सब कुछ तय था। और ये सारे इस मामले में इस जगह पे किसी एक जगह पे मौजूद थे, सबके साथ ये बात तय हो चुकी थी कि ये बजट मंजूर होगा। हुकूमत को हम ये शाबाश देते हैं कि उन्होंने अपना स्कोर पूरा रखा। गो उनके भी 2 4 6 4 एक लोग जो हैं वो गैर हाज़िर उनके मतलब कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद 172 उनका स्कोर रहा। लेकिन जो ज़्यादा तादाद कम आई वो तो अपोजिशन की आई। अब उसमें आप बता रहे हैं शाहिदा खान अब्बासी, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब और भी बहुत से लोग हैं जो नहीं आए। तो ये हुकूमत को पंजाबी चाहिए था ना अपनी मंजी थले डांग फेरो, तो ये देखना चाहिए। या सर मैं आपको बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, बहुत सी जगहों पे बहुत से मामला बहुत से लोगों ने बहुत से लोगों के साथ तय कर लिए हुए हैं। और आज एक बम गिरा है ना जाके बिलावल भुट्टो पे कि नहीं आए, वो दुख का इजहार किया लेकिन इल्म था पहले। तो आज बड़ा दुख का इजहार जनाब मौलाना फजलुर रहमान को भी है। आज जब उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ से ताज़ियत की है तारिक शफ़ी मरहूम साहब की, तो साथ ये गिला भी कर दिया कि मैं तो इंतज़ार करता रहा कि आज आपकी धुआंधार तकरीर या आपके किसी और शख्स की बड़ी धुआंधार तकरीर सुनेंगे, तो वो हमें सुनने में नहीं मिली। तो मौलाना साहब को भी नज़र आ गया है कि किसी ना किसी जगह कोई ना कोई ऐसा टांका फिट है कि हर शख्स अपने लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहा है। तो या सर ये तो होना था, इसी तरह होना था। नहीं मैं आपको आगे भी बता देता हूँ, ये मिनी बजट तक इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा। ये सिर्फ वो जिस मैं बार बार जो कहता हूँ लफ्ज़ नूरा कुश्ती, ये नूरा कुश्ती जारी रहेगी। हाँ ये जुलाई के 15 दिन जो है ना, मिनी बजट आएगा जी, आएगा, बिल्कुल आएगा। और ये जो जुलाई के महीना है ना, जुलाई का महीना, इसके 15 से 20 दिन ये बड़े अहमियत के हामिल है। अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस 15-20 दिन के क्राइसिस में बासानी निकल गए तो फिर इलेक्शन डे तक चलेगा काम। तो कल के हवाले से आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि कल वज़ीर-ए-आज़म तकरीर करने आएंगे, अपोजिशन हंगामा राई करेगी? तो अपोजिशन क्या वहाँ बहाने भी चलाएगी? हुकूमत तो कहती है कि अपोजिशन के साथ हम बातचीत करेंगे बातचीत, लेकिन अपोजिशन ने इतना शोर तो डाल लेना कभी उसको पता चले। टीवी पे किस तरह पता चलेगा कि अपोजिशन ने ये किया? किस तरह डिस्कस होगा सारा दिन प्रोग्रामों में कि अपोजिशन ने ये किया? भाई करेगी अपोजिशन, मैं आपको कह रहा हूँ 100% करेगी, लेकिन वो नहीं होगा काम के एक दूसरे को मारना, वो काम नहीं होगा। लेकिन शोर शराबा ये सारा कुछ होगा। इसलिए होगा या सर कि भाई उन्होंने सियासत करनी है, उन्होंने सियासी मैदान में ज़िंदा रहना है। मछली जो होती है ना वो सियासी अपने दरिया के अंदर, समंदर के अंदर, तालाब के अंदर जहाँ भी होती है वो पानी में उसी सूरत में रह सकती है कि अगर पानी हो तो सियासत में अगर तनकीद ना हो, सियासत में अगर ये शोर ना डाले तो फिर तो ये सियासत में मर जाएंगे। तो ये पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कुछ लोग करेंगे, मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी करेंगे, लेकिन वो हंगामा राई शायद ना हो जिसकी तवक्को हमेशा की जाती थी। लेकिन ये किस तरह हो सकता है कि पुरअमन तरीके से ये सारे मामला निकल जाएँ? ऐसा नहीं है। और मैं आपको बिल्कुल हकीकत में बता रहा हूँ, अगले एक और चीज़ आपको बता दूँ, अगले चंद दिनों में इस्लामाबाद के अंदर कुछ अहम मुलाकातें भी शुरू होने जा रही हैं। ये बड़ी खबर है। किस बात? कुछ सफारतकार भी अपोजिशन के लोगों से मिलेंगे, कुछ और भी अपोजिशन किसी शख्सियात से मिलने की कोशिश करेगी। मैं बस इतना इशारा दे दूँ। गैर मुल्की सफारा? हाँ, गैर मुल्की सफरा जो है उनकी मुलाकातें जो है वो हो सकता है अपोजिशन के अहम रहनुमाओं से शुरू हो जाए, मेरे पास इतला है। अच्छा, यानी मेल मुलाकातों का सिलसिला, यानी फिर ये तैयारी कर रहे हैं आने वाले दिनों की? जी बिल्कुल कर रहे हैं। मेरे पास जो इतला है कि इस जुलाई के महीने को बड़ी अहमियत है इस पूरी सियासत के इर्द गिर्द घूमती हुई सूरत हाल में। तो ये जुलाई का महीना जो है ना, जहाँ पे हम कह रहे हैं ना कि सख्त गर्मी होगी, तो सियासी गर्मी और सियासी पारा भी बड़ा हाई जाएगा।
और इस सियासी पारे में बहुत सी चीज़ें जुलाई में गर्मी होगी तो फिर मानसून भी तो आ रहा है और गर्मी कम भी तो हो सकती है, तो सियासी गर्मी कम होने का इम्कान है? नहीं, सियासी गर्मी कम नहीं होगी। ये वो मानसून होगी जो शायद कई सियासी ग्रुपों को बहा के इसमें सियासी बारिश ले जाए। यानी ये सियासी हैपनिंग जो है ये बहुत सी पार्टीज को हिला सकती है। बिल्कुल हिला सकती है। मैं आपको कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह ज़िंदगी रखे, आप भी यहाँ पे हैं, मैं भी हूँ। तो राना साहब फिर आगे बढ़ के बात करेंगे तो आपको नजर आता रहेगा। आपने गुफ्तगू का जिक्र किया, आज जो टेलीफोनिक राब्ता हुआ, फिर एपीसी पे भी बात कर लेते हैं। एपीसी के हवाले से जब बातें ये गर्दिश कर रही हैं कि पीडीएम में एपीसी के फैसलों की तौसीक होगी, तो पीपल्स पार्टी ने फिर इस बारे में क्या शराइत रखी? देखें जी, पीपल्स पार्टी तो स्टैंड लेगी है, बिल्कुल वाज़ेह स्टैंड लेगी। उन्होंने कहा जी पार्लियामेंट की जो बात होगी, अपोजिशन लीडर जो इजलास बुलाएंगे उसके अंदर जो पार्लियामेंट के हवाले से फैसले होंगे वो उसी एपीसी में होंगे जिसको अपोजिशन लीडर बुलाएंगे। उन फैसलों को मौलाना फजलुर रहमान के पास लेकर जाना, उनकी अपोजिशन क़यादत में जाना, पीपल्स पार्टी ने उससे इनकार कर। उन्होंने कहा अगर सीधा सीधा ये कि मुंतखब अफराद फैसला करेंगे। उन्होंने कहा जी गैर मुंतखब अफराद जो हैं, गैर मुंतखब अफराद, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, हम उनके किसी फैसले को नहीं मानेंगे और अगर वहाँ पर ये मसला जाता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाज़ेह तौर पे इस चीज़ के ख़िलाफ़ खड़ी होगी। ये पैगाम जाने के बाद अब आगे भी सुन लेना जनाब, आगे भी सुन लें। अफराद पे ही इत्तफाक किया था ना उस वक्त, और बात थी। यहाँ इस मुल्क में ही होता है, कल जिसको गाली देते हैं परसों उसको दोस्त बना लेते हैं, जिसको दोस्त बना लेते हैं उसके सारे गुनाह भूल जाते हैं। ये तो हमारी एक आदत का हिस्सा है सियासत में। और आपको अगली बात बता दूँ, शहबाज शरीफ साहब ने इससे इत्तफाक कर लिया। ये मौलाना साहब पे चंद दिन बाद शायद ये बिजली बन के ना गिरे चीज़ें। शहबाज शरीफ साहब पहले भी इस बात का इदराक, शहबाज शरीफ साहब इस बात को मान चुके हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल इसी तरह होगा। शहबाज शरीफ साहब को कहा गया कि मौलाना के बेटे मौजूद हैं ना असम्बली में, तो उनको रखें मीटिंग में, वो आके उसमें बैठें। तो मौलाना साहब ने गिराना है तो मौलाना साहब उसकी ना सदारत करेंगे, ना मौलाना साहब उसके चेयरमैन होंगे, ना मौलाना साहब उसमें आगे मीडिया से टॉक में नंबर 1 पे आएंगे। बतौर पार्टी लीडर शिरकत कर सकते हैं। और उसी तरह जिस तरह चाहे वो 6 अफराद की पार्टी हो, चाहे 6 लाख की हो, चाहे 6 करोड़ अफराद की हो, कि एक उसी तरह कि ये कहें कि मैं आ गया हूँ और मैं बहुत बड़ी एक सियासी जमात या बहुत बड़े एक सियासी इत्तेहाद का कायद हूँ और मुझसे सदारत करेंगे। नहीं, पीपल्स पार्टी स्टैंड लेगी है। और मज़े वाली बात है, शहबाज शरीफ उससे एग्री कर गए हैं। मरियम उस पर तैयार नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ ने कह दिया है कि मरियम तैयार हो ना हो मैं इस पर स्टैंड लूँगा। और मेरी इतला कि इसीलिए शायद मरियम जो है वो 5 तारीख को मौलाना फजलुर रहमान के इजलास में शायद शिरकत कर ले। लेकिन हो सकता है कि जो इजलास बुला रहे हैं, जो कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, जो एपीसी कर रहे हैं शहबाज शरीफ, शायद उसमें मरियम ना आए। राना साहब ब्रेक पे जाना है, एक आखिरी सवाल, इलेक्टेड ऑपोजिशन की एपीसी ज़्यादा स्ट्रांग है या पीडीएम? नहीं, जो पार्लियामेंट के अंदर लोग बैठे हैं, जो उनका बयानिया जाएगा बाहर, वो ज़्यादा मजबूत हो। तो फिर तो ये पीपल्स पार्टी की तरफ रुजू कर लिया, उनकी तकलीफ हो गया। भाई मुझे एक बात बताएं, पार्लियामेंट से इस्तीफे देने की बात आई, कुछ लोग कहते थे हमने पार्लियामेंट में नहीं रहना। ख्वाजा साद रफीक साहब ने चंद दिन पहले खिताब किया तो उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने कहा जी मौलाना फजलुर रहमान साहब दुरुस्त कहते थे, हमें हलफ नहीं लेना चाहिए, इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए, मगर हमने पाकिस्तान के लिए इसका हिस्सा बने। बिल्कुल दुरुस्त कहा उन्होंने। तो भाई अब जो मौलाना फजलुर रहमान से मोहब्बत करते हैं वो इस्तीफे दें, इस्तीफे दे कर घर जाएँ, जाके देखें हुकूमत को छोड़ दें। और जो मौलाना से मोहब्बत नहीं करते वो असम्बली में रहे, तो आपको नजर आएगा कि लगता है कि मौलाना साहब से उनका बेटा भी शायद मोहब्बत ना करता हो, वो भी असम्बली में है। सही, वो भी इस पार्लियामेंट का हिस्सा है। यानी एपीसी के जो फैसले हैं उनकी तौसीक पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे मैं ये नहीं कह रहा कि उनका एक फिक्रा मैंने कहा है कि मौलाना साहब से मोहब्बत, ये बाद में गिला बन जाता है। देखें मौलाना साहब का जो नारा है वो है कि पार्लियामेंट जाली है, इसको छोड़ दें। तो सबसे पहले तो उनकी जमात को छोड़ना चाहिए और उनके हम ख्याल लोगों को छोड़ना। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, सिंध असम्बली की सूरत हाल ये रही कि आज अपोजिशन अरकान को असम्बली में दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई, उन पर दरवाजे बंद कर दिए गए। उन्होंने दरवाजे खटखटाए, ढोल ताशे वाले भी साथ लेके आए जिन्हें पुलिस उठा के ले गई। जो अरकान असम्बली थे वो दरवाज़ा फलांग कर याकवी दरवाजे से असम्बली में दाखिल हुए और आज फिरदौस शमीम नकवी ने अपनी रुकनीत से इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कहा कि आज जमहूरियत का स्याह दिन था कि जब अरकान असम्बली के लिए असम्बली के दरवाजे बंद कर दिए गए। इस पूरे मामले पर बात करने के
लिए हमें ज्वाइन किया है तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली फिरदौस शमीम नकवी साहब ने। नकवी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नकवी साहब, जब इंसान अपोजिशन में होता है, इलेक्टेड होता है, उसे इस बात का इदराक होता है कि वो वैसा डिलीवर नहीं कर पाएगा जैसा हुकूमती रुकन कर पाता है, तो फिर अब ऐसी क्या नौबत आई कि आपने इस्तीफा देने की सोची? देखिए यासिर भाई, 3 साल हो गए, एक असेंबली की मुद्दत 5 साल होती है, और जहां जमहूरी ऐवानों में जमहूरियत नजर न आए तो ऐसे ऐवानों का ढकोसला जो है उसको खत्म करना पड़ता है। और उसकी जो मेरा इस्तीफा है ये उसी की तरफ एक कदम है। इस ऐवान में जो है स्टैंडिंग कमेटीज में ऑपोजिशन की कोई नुमाइंदगी नहीं। इस ऐवान के अंदर हमारे जो बिल्स हमने बना के पेश किए हैं उनको स्पीकर साहब फ्लोर ऑफ द हाउस पे आने नहीं देते। हमारा हक है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को में रुकनीयत हो। हमारी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में रुकनीयत नहीं। सिंध वो वाहिद असेंबली है जिसकी पब्लिक अकाउंट कमेटियों को अंदर आने की इजाजत नहीं है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को छोड़िए, यहाँ तो सूरत हाल ये है कि जो कुछ भी हो रहा है उसके हर चीज सूबा सिंध में आया है कि सिंध के अंदर धांधली हो रही है, सिंध के अंदर करप्शन है, सिंध के अंदर स्कूलों का निज़ाम बिगड़ चुका है, तालीमी मियार गिर रहा है। खुद सईद गनी साहब का आज क्या बयान है कि माजी में जो असातिज़ा थे वो इस काबिल नहीं है। 13 साल बाद इस हुकूमत को ये एहसास हुआ है कि असातिज़ा सही नहीं है और हम 37,000 रख दे जाएंगे। मुझे कोई, देखिए मैं उन लोगों में से हूँ जो अपने आप को अव्वलीन पाकिस्तानी और आखिर में पाकिस्तानी समझता हूँ। मुझ में ना कोई सुबाइयत है। कहा कि आप इस असेंबली का हिस्सा नहीं रहना चाहते जहाँ पे जमहूरियत नहीं है, जहाँ पे अपोजिशन का किरदार नहीं है, जहाँ पे अपोजिशन की बात नहीं सुनी जाती। तो आज आपने ऐलान कर दिया है, क्या ये ऐलान उन्हीं ऐलानों की तरह तो नहीं होगा जिस तरह माजी में अक्सर लोग करते थे? क्या आपने अपना इस्तीफ़ा जो है स्पीकर को भेज दिया या कल आप भेज रहे हैं, या इस ऐलान के बाद अगर आपकी क़यादत आप तो कहती है इस्तीफ़ा वापस ले लें तो फिर आपको यही ईवान बेहतर लगेगा? देखिए, आपने जो उठाया है सवाल, वो शायद आप फिरदौस शमीम नकवी के माजी को जानते नहीं या मुझे जानते नहीं। मैं उन लोगों में से हूँ जो एक बुनियादी मेंबर हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। मुझे कोई कुर्सी पसंद नहीं है, मुझे ज़मीर की आवाज़ पसंद है। मैं अपनी ज़मीर की आवाज़ पे चलता हूँ और ज़मीर जब मुझे पुकारता है तो मैं उसके लिहाज से अपने अमल करता हूँ। मैंने किसी शख्सियत की इबादत करने नहीं निकला हूँ, मैं अपनी मुल्क में तब्दीली लाने के लिए निकला हूँ, मैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए निकला हूँ। और जिस हिस्से की मैंने जिम्मेदारी ली हुई है वो इस वक्त शहर कराची की एक कॉन्स्टिट्यूंसी है या ये शहर कराची है जिसकी मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ। मैं इसकी रखवाली के लिए बैठा हुआ हूँ। मुझे अगर वो रखवाली के बाहर ऐवान के रह के बेहतर कर सकूँगा मैं वहाँ करूँगा, ऐवान के अंदर रह के कर सकूँगा अंदर रह के करूँगा। मैं इस नतीजे में पहुँच चुका हूँ। वालों के हुकूक के लिए बोलते हुए कप्तान से भी सवाल कर डाले थे जिस पर आपको तनकीद का भी निशाना बनाया गया। तो क्या आप ये अब समझते हैं कि वफाक हत्तुल इम्कान कोशिश कर रहा है कि सिंध के अंदर डिलीवर कर सके, लेकिन उसमें सिंध हुकूमत रुकावट है, या फिर वफाक कर ही नहीं रहा? देखिए, पहली चीज तो ये है कि मैं ये समझता हूं कि मेरा कप्तान इस कराची शहर के साथ बेतहाशा मोहब्बत रखता है और उसने इसकी ओनरशिप भी ली हुई है। वो यहाँ से इलेक्शन भी लड़ा, हमने ये नारा भी दिया वजीर आजम कराची से, और उसने उस वादे को पूरा करने की हत्तुल इम्कान कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर सिंध हुकूमत ही आड़े आ जाए, इससे कि ज़मीन के ऊपर तो वो हैं। देखिए, हमने कौन कौन सी कोशिश की। हमने जो आइलैंड्स का मसला था उसके ऊपर उन्होंने फौरन कह दिया कि जी ये सिंध से कोई हम आइलैंड्स लेके जा रहे हैं। वहाँ इन्वेस्टमेंट तो आइलैंड में होता तो किसको फ़ायदा होता? सिंध को फ़ायदा होता। हमने ग्रीन लाइन का मंसूबा में जो बसें उन्हें लानी थी उन्होंने ताख़ीर की, इससे कि उनसे ऑरेंज लाइन भी 6 साल में नहीं बनी। हमने पूरी बसों का इंतज़ाम ले लिया। इस शहर के अंदर फायर ब्रिगेड नहीं थी। कप्तान ने पाकिस्तान के किसी शहर को 52 फायर ब्रिगेड इंजन जो है एक साथ नहीं मिले होंगे जो कि शहर कराची को दिए गए। शहर कराची में बारिश
ने जो तबाही फेरी, कप्तान मैदान में उतर आया और कराची के लिए पैकेज इंप्लीमेंट करने डाला, उस पैकेज को इंप्लीमेंटेशन हो रहा है कराची में। जब और कुछ नहीं हो सका तो एसडीजी गोल्स के तहत जो है वो एमएनएस को कहा आप अपनी स्कीमें दें, और इस वक्त कराची के गली गली कूचे कूचे में काम हो रहा है। और ये वो कमिटमेंट है जो कप्तान का इस शहर कराची के साथ है। लेकिन ये शहर कप्तान की जो शहर कराची के साथ कमिटमेंट है, आप कह रहे हैं कि आपके कप्तान ने सारा कुछ किया, अल्लाह करे ऐसा ही हो, होता भी होगा। ये बताएं कि बिजली का मसला, गैस का मसला, क्या ये सूबाई मसला है या वफाकी मसला है? इस मसले पर आप क्या कहेंगे? अगर मुझे आप 2 मिनट दे दें, मैं एक बात मुकम्मल कर दूं। इस शहर कराची के मसाइल को हल करने के लिए एक मजबूत और मरबूत बल्दियाती निज़ाम के बगैर ये शहर नहीं चल सकता। ये वो शहर है जिसमें 34 साल से रेंजर्स मौजूद हैं और पुलिस रिप्लेस नहीं कर सकी। ये सूरत हाल है। अब आपके सवाल के ऊपर मैं उसको अवॉइड नहीं करा, उसका भी जवाब। बिजली का हल इंशाल्लाह जो है वो ऐसा निकाल लिया गया है कि शहर कराची में अगले साल लोड शेडिंग नहीं होगी, इस साल भी अगस्त के बाद लोड शेडिंग नहीं होगी। उसकी वजूहात बता देता हूँ कि आपको पता चल जाए कि 700 मेगावाट इजाफी बिजली जो है वो नेशनल ग्रिड से दी गई है, जो 1100 मेगावाट हो गई है। खुद के इलेक्ट्रिक के अंदर जो है वो 900 मेगावाट के उन्हीं ने पावर प्लांट्स और लगाए हैं, तो और 250 के कम किए हैं। तो 2000 में से 250 कम कर दे, 1750 मेगावाट बिजली का इजाफा कर दिया गया है अगस्त तक। और यहाँ जो रिक्वायरमेंट है यानी के इलेक्ट्रिक के पास 4750 मेगावाट बिजली होगी, और यहाँ इस वक्त शहर के 3800 मेगावाट से कि आप डिलीवर नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ ये है कि वफाकी हुकूमत जोर लगा रही है और तरक्याती काम चल रहे हैं। चले बात ये रहेगी आपके हल्के के हवाले से, तो फिर बेशतर अपोजिशन अराकीन ऐसे हैं जिनके हल्कों में काम नहीं हो रहा, तो क्या उनको भी मशवरा देंगे कि वो असेंबली रुकनीयत से मुस्ताफी हो जाए? जी, मैं आपको बता रहा हूं कि जो पैगाम पहुंचाना है, जो मैं सूरत हाल और जो मेरा वज़न है इस असेंबली में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, उसकी वजह से जिस मसले की तरफ सारे शहर को, पूरे मुल्क के पाकिस्तान को और सूबा सिंध को मुतवज्जो करना था, इसलिए मैं रिज़ाइन कर रहा हूं। और उसके बाद मैं एजिटेट सड़कों पे भी करूंगा। और जब इसी देखिए एहतजाज के बहुत सारे तरीके होते हैं। बिल्कुल, आपने अच्छा एहतजाज के बिल्कुल बहुत सारे तरीके हैं। तो क्या आप अपना इस्तीफा कर भेज रहे हैं या बेच दिया है? असेंबली में मैं बिल के जरिए करता हूं। जी, आपने अपना इस्तीफा स्पीकर को भेज दिया या कल भेज रहे हैं? जी, मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे इस्तीफा दिया है, और रिटर्न इस्तीफा जो है वो जुमे को इजलास है। स्पीकर साहब शायद कल मौजूद नहीं है, तो जुमे को या मैक्सिमम पीर की तारीख को, इससे कि मैं चाहता हूं कि वो एक बहुत पावरफुल डॉक्यूमेंट हो, उसको मैं वेट करके 1-2 दफ़ा, बट नो लेटर देन मंडे। आप तहरीक इंसाफ के सीनियर तरीन कारकुन हैं, बानियों में से हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ की बुनियाद में रखने में किरदार अदा किया। कराची में आपकी बड़ी हिदमात है। तो जब आप जैसा शख्स जो है वो इस ईवान को समझता है जमहूरियत के काबिल नहीं, तो क्या आपके इस्तीफे के साथ बाकी तहरीक इंसाफ के लोगों को इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए, ताकि पता चले कि तहरीक इंसाफ की आवाज़ नहीं की है? मैं नहीं समझता कि इन लोगों को, जिससे कि आवाज़ बुलंद हमने दोनों जगह करनी है। हमने सड़क पे भी बुलंद कर दी है और हमने ऐवान में भी बुलंद कर दी है। ये मेरा इस्तीफ़ा जो है वो ये कहते हैं जैसे बारिश की पहली बूंद होती है, इनके जो घिनौने चेहरे हैं, जो मौरूसी सियासत का चेहरा है, जो कायदे बदनाम की क़यादत है, उसको असली चेहरा दिखाने के काम आएगा। इसलिए कि मैं हमेशा कहते आया हूँ कि इस मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी जो है वो आसिफ अली जरदारी है, और वो इस मुल्क पर भी भारी है। नकवी साहब, आपके इस्तीफे से क्या हुकूमत को फ़ायदा नहीं होगा? अगर वो वहाँ पे इलेक्शन करवा ले, अपना बंदा ले आए, तो फ़ायदा तो हुकूमत का है। दूसरा ये कि मौजूदा हुकूमत में सिंध में बतौर अपोजिशन लीडर अपनी खिदमात सरंजाम देना किस हद तक मुश्किल है? जब आप थे, आप पे भी एतराज़ात थे, अब हलीमा आदिल शेख साहब हैं तो साथियों के उन पे भी एतराज़ात हैं। मेरे ख्याल से मुझे अपने साथियों का पूरा जो था एतमाद भी था,
और पूरी सपोर्ट भी थी। तो ये जो भी मीडिया पे कहता है कि नहीं है, जो मैंने रिज़ाइन किया वहाँ भी उस वक्त मेरी अपनी वजूहत थी, जो मैंने आप लोगों से कहा था कि मुनासिब वक्त आने पे मैं डिस्क्लोज करूँगा। अभी वो वक्त नहीं आया, उसको भी मैं डिस्क्लोज करने में मुझे कोई आड़ नहीं है। लेकिन ये इस वक्त वक्त है सिंध असेंबली के स्पीकर, इसके मुराद अली शाह चीफ मिनिस्टर और उनकी हुकूमत के किरदार को आया करने के लिए, और इस सूबे के अंदर जो खराबियां हैं, जो करप्शन है, जो नेपोटिज्म है, जो लैक ऑफ कैपेसिटी है, उसको आया करने के लिए कि इस सूबे के नकवी साहब बड़ी सी बात की कि मसाइल हल करने के लिए बल्दियाती सिस्टम का होना बड़ा ज़रूरी है, इसी तरह है ना जी? जी बिल्कुल। तो फिर मुझे बताएं, यहाँ पर सिंध में तो हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, पंजाब में आपकी जमात की हुकूमत है, KPK में आपकी जमात की हुकूमत है, बलोचिस्तान में आप इत्तेहादी हैं, तो वहाँ पर क्यों नहीं बल्दियाती इलेक्शन हो रहे? अच्छा देखिए, पहली चीज मैं इतनी जुर्रत रखता हूँ कि जो बात मैं सिंध के लिए कह रहा हूँ कि बग़ैर बल्दियाती निज़ाम के और 3 tiers ऑफ गवर्नमेंट के जमहूरियत और आइन कराबंद नहीं हो रहा पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान के आइन की कमजोरी है, आर्टिकल 140A की। आप खोल के देख लीजिए कि पूरा 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट को 2 लाइनों में हैंडल किया गया है, और जिन्होंने 18वीं तरमीम की थी उन्हीं ने भी इसकी जो है 2 लाइन की तशरीह करना पसंद नहीं की, और जिसकी वजह से ये आज मुश्किलात बल्दियाती निज़ाम को है। इसमें बल्दियाती निज़ाम में सिंध के अंदर कोई ये नहीं है कि अगर उसका पीरियड मुकम्मल होता है तो 90 दिन या 60 दिन या 120 दिन में दोबारा इलेक्शन करा दें, लाजिम मलजूम। KP में और पंजाब में कानून मई में, अब नहीं, मई 2019 में कानून आया था, और उन्होंने उस कानून के निज़ाम के लिहाज से दुरुस्त करके उन्होंने एक मुद्दत ली थी कि उस पर स्केड्यूल अनाउंस करेगी। उसके बाद कोविड आ गया, और कोविड की वजह से वो इलेक्शन, कोविड में ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं। नकवी साहब, आप तो बड़ी स्टेट बात करते हैं, क्यों भूल गए हैं आप? कोविड में तो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, कोविड में मेले लगे हैं, कोविड में जलसे हुए हैं, तो ये बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं? जी मैं आपसे मैं बात मुकम्मल कर दूं। देखिए, जिस वक्त जो है आप जो बात कह रहे हैं मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा। मैं तो पहली बात ये कह रहा हूँ कि इर्रिस्पेक्टिव, जितना जल्दी हो हर जगह जो है बल्दियाती निज़ाम आना चाहिए। ये चार्ज है जमहूरी कुव्वतों के ऊपर कि फौजी आमिरों ने तो बल्दियाती निज़ाम लेके आए हैं, लेकिन जब भी जमहूरियत होती है तो उसमें बल्दियाती निज़ाम नहीं होता, और इस चार्ज को हमने गलत साबित करना है, और मैं समझता हूँ ये जल्द से जल्द होना चाहिए। और पंजाब में और KP में दोनों में इलेक्शन बहाल होना चाहिए, चाहे वो सिंध में हो, बलोचिस्तान में हो, पंजाब में हो, KP में हो, किसी की भी हुकूमत हो। जमहूरी हुकूमतों पे ये सवाल उठता है, उन्हें अपनी जिम्मेदारी बखूबी अदा करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, कौमी असम्बली में बजट इजलास के हवाले से आज अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और दीगर लीगी अरकान की गैर हाज़िरी के हवाले से बिलावल भुट्टो साहब ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उनकी गैर हाज़िरी किस वजह से थी, आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी, इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शेख रुहेल असगर साहब ने। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। शेख साहब, आज मियाँ साहब ने असम्बली इजलास में जाना था। मियाँ साहब का ये कहना था कि हम इस बजट के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बनेंगे। आज वो इजलास में नहीं पहुंचे, मसरूफियात क्या रही जिसकी वजह से इजलास से गैर हाजिर रहे? बिलावल भुट्टो साहब भी आज गिले करते रहे। बिलावल चूंकि नौजवान है, मैं उनके लिए कुछ कह नहीं सकता, इसलिए कि वो चेयरमैन भी है अपनी जमात के, शायद उनको पता ना हो। मेरा ख्याल अगर उनको पता होता तो या बिलावल जाते या फिर आसिफ ज़रदारी साहब खुद जाते। मैं ये कहता हूँ कि जब किसी चीज का पता नहीं, ठीक है शहबाज शरीफ साहब एक जमात के सदर हैं, सियासतदान भी हैं, लेकिन सियासत एक इंसान भी है और उनके रिश्ते भी हैं यार। तो आप माफ कर दिया कीजिए, कभी कभी तो हकायक देख के ना छोड़ दिया कीजिए, इस किस्म के टॉपिक को डिस्कस न किया कीजिए। तो मुझे किसी वक्त बड़ा तकलीफ होती है ये सुन के। मतलब आपको पता होना चाहिए था कि क्यों नहीं आए।
हमें तो इदराक है कि तारिक शफी साहब की वजह से वो नहीं जा पाए, लेकिन ये इदराक तो बिलावल भुट्टो साहब को भी होना चाहिए ना। नहीं, ये मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि अगर किसी को हो सकता है अमिट हो गया, हो सकता है ना पता हो सकता है उनकी इंफॉर्मेशन में ना आया हो, मतलब किसी ना बताया हो। मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि आपको आप ये बात कह के अगर बात कर देते तो कसम से मैं आपको सलूट करता कि यार आपने कम से कम ये बात तो की। आप मेरी तौसीह कर सकते हैं, मेरी दुरुस्तगी कर सकते हैं, मेरी गलत इल्ज़ाम को ठीक कर सकते हैं, लेकिन हम अगर शेख साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल हमें हकाइक पे जाना चाहिए, क्यों नहीं आए। नहीं, अच्छा नहीं, एक और बात मैं आपको गुजारिश करूँ, एक और बात जरा ज़हन में रखें कि उनके साथ उनका दोहरा रिश्ता था। आपको पता है इस बात का? जी मुझे पता। शायद आप नहीं, आपको पता है कि दूसरा रिश्ता क्या था उनका? वो उनके हमजुल्फ भी थे। तारिक शफी साहब मियां शहबाज शरीफ साहब के हमजुल्फ भी थे और चचा के बेटे भी थे। अब दो रिश्ते थे ना, आप ये तो नहीं हो सकता कि चचा। शेख साहब बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा। आगे चलते हैं थोड़ा सा, आगे चलते हैं। शहबाज शरीफ साहब नहीं पहुंच सके, उनको एक वाकई एक जेन्युइन मसला था और सबको उनके गम में शरीक होना चाहिए और सब शरीक भी हैं, लेकिन बहुत से मुस्लिम लीग नून के दीगर जो रहनुमा वहाँ नहीं पहुंचे, उनके हवाले से क्या? वहाँ पे देखिए, वहाँ पे आसिफ साहब मौजूद थे। ख्वाजा आसिफ का इसके बावजूद कि वो उनको तकलीफ में थे, उनकी एक तकलीफ थी, उसके बावजूद वहाँ पे तशरीफ फरमा थे। राणा तनवीर साहब वहाँ पे तशरीफ फरमा थे, एहसन इकबाल साहब वहाँ पे तशरीफ फरमा थे। अब यही लीडरशिप होती है ना, और क्या मतलब आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए? और दूसरी बात साहब भी मौजूद नहीं थे, ख्वाजा साद रफीक साहब भी मौजूद नहीं थे। हम तो गिला कर ही नहीं रहे, ये गिला तो बिलावल भुट्टो साहब ने किया। थोड़ी सी खैर बिलावल, मैंने आपको ना नौजवानी का भी असर होता है ना थोड़ा सा। और ना बताओ ख्वाजा साहब जी, आपको पता है कोई मुस्लिम लीग में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो बेचारा तारीखें भुगत नहीं रहा, यहाँ किसी न किसी जगह पे कोई ना कोई उसका सामना नहीं कर रहा। पर मुझे तो यूँ लगता है ये सारे महकमे जो हैं सारे के सारे सिर्फ नून लीग के लिए वजूद आए थे और उन्हीं को वहाँ पे पेशी के लिए जाना पड़ता है। तो मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि दूसरी बात यह है कि आपको पता तो है ही है किस तरह हुकूमत बुलडोज करती है। हुकूमत में मेजॉरिटी ना होने के बावजूद वो अपना काम जो होता है वो कर जाते हैं। हुकूमतों में ये तो बात होती है ना। और अगर सही डेमोक्रेटिक, आज मैं बल्कि वहाँ पे एक मजाक कर रहा था कि मैंने फ्रांस मिनिस्टर को देखा वहाँ पे, तो मैं अपने एक दोस्त से अर्ज कर रहा था कि देखिए क्या जमाना है, क्या खुशकिस्मती इस मुल्क की कि जो शख्स अपने बैंक का बेड़ा गर्क कर गया, जो अपने बैंक को तबाह कर गया, जो एक दफा फाइनेंस मिनिस्टर बनने के बाद उस फाइनेंस मिनिस्ट्री को तबाह कर गया, अपने उठा के फिर दोबारा उसको फाइनेंस मिनिस्टर लगा। और फिर शेख साहब कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो तकरीर करेंगे, सुनने में आया कि पार्लियामेंट में आएंगे, तकरीर करेंगे, तो क्या अपोजिशन जमातें उन्हें सुनेंगी? उनकी तकरीर सुनने के बाद जवाब देंगी, दौरान तकरीर वहाँ पे तनकीद होगी, क्या माहौल होगा? मैं जाती अपनी राय दे सकता हूँ। देखिए, आप मुझसे वो सवाल पूछ रहे हैं जो मेरी लीडरशिप ने तय करना है, मैंने तय नहीं करना। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं उसी तकरीर सुनने वहाँ पे मौजूद नहीं होगा, क्योंकि मैं ऐसे किसी शख्स की बात सुनने को तैयार नहीं हूँ जो अपनी बात से बार बार मुड़ जाए, जो अपनी बात को बार बार तब्दील कर ले, जो अपने बयानात को चेंज कर ले। मैं उसकी बात सुनने के दौरान मैं अपनी आप बात कर सकता हूँ कि मैं वहाँ पे मौजूद नहीं होगा। जो लहमामल तैयार करना है वो लीडरशिप तैयार करेगी। वो सुनना चाहते हैं, वो नहीं सुनना चाहते, वो उसका फैसला कर देंगे। और वो फैसला एक बात नहीं करेगी, वो मेरे ख्याल में जुमला अपनी जो अपोजिशन जमाते हैं वो उसका फैसला करेंगे कि आया उनको उसकी बात को सुनना या नहीं सुनना है, बाइकाट करना है। अपनी बात से अगर पीछे हटना और यू टर्न लेना बहुत सी जगहों पे हो सकता है अक्लमंदी हो। जिस तरह अपोजिशन ने बहुत सी तजावीज़ पेश की आज, मरियम औरंगजेब साहिबा के मुताबिक पहली बार ऐसा हुआ कि इतनी तब्दीलियां की गई अपोजिशन के कहने पे। फाइनेंस बिल में 15 क्लॉज के अंदर 35 तरामीम की गई हैं। अगर कोई इस पे यू टर्न ना ले तो फिर तो ये अपोजिशन के लिए भी फायदामंद नहीं। मैं वो गुजारिश ही कर रहा हूँ कि अपोजिशन का एक मकसद होता है, अपोजिशन मकसद होता है कि आपके गलत कामों को, आपकी गलतियों को, आपकी कोताहियों को, आपकी नालायकियों को उजागर करना और उस पर मशवरा देना, मशावरत। अगर को मशावरत करना चाहे, ये असल ये होता है कि बजट से पहले प्री बजट एक सेमिनार होता है जिसमें हुकूमत अपनी पेश करती है और अपोजिशन से उसकी तजावीज़ देती है। इसके बाद तो सारा सामने आता है। अगर देखिए, अगर आपने यही बात पहले की होती तो अपोजिशन अपनी तय अच्छी तजवीज़ देती जो इस मुल्क पाकिस्तान के अवाम के लिए, इस मुल्क के लिए बेहतर होता। अब आप खुद कह रहे हैं ना,
जो बेहतरी के लिए किया जाएगा, जो बेहतरी के लिए होगा, वो अपोजिशन जरूर करेगी। और लेकिन अगर कोई ना समझे, ना माने और इसको अपनी अना का मामला बना ले, तो फिर मेरे ख्याल में शायद कुछ तो कोई जवाब आपके पास कोई उसका जवाब रह नहीं जाता। शेख साहब, क्या माजी में जो साबका हुकूमतें रही हैं वो अपोजिशन से बजट से पहले तजावीज़ लेती रही, मिनी बजट या वैसे बजट सेमिनार कराती रही? जी हाँ। आप अगर माजी में जाके देख लें तो सेमिनार भी होते थे, तजावीज़ भी दी जाती थी। बल्कि मुझे याद है एक बजट में तो नून लीग का दौर था, और मुझे अगर मैं भूल नहीं रहा तो लोगों से मुख्तलिफ वक्तवा तो लोगों से भी तजावीज़ थी। नहीं, अपोजिशन की बात हो रही है, मुख्तलिफ मकातब फिक्र से लेकर अपोजिशन से। मैं कह ताकि हमारी यादाश्त जो है ना वो सामने आ जाए, ताकि लोगों को हम बता सके कि कब ये कर रहा हूँ ना। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये ट्रेडिशन रही है, ये ट्रेडिशन होती रही है पीपल्स पार्टी के दौर में भी और नून लीग के दौर में। और यहाँ तक मैं बड़े अदब से यही जानना चाह रहा हूँ, ये किस दौर में रही, चूंकि मैं भी आपकी तरह एक बिल्कुल तालिब इल्म हूं ना इसका, जर्नलिज्म का, मैं कहता कि मुझे पता चल जाए। दोनों दौर में रही है, क्योंकि ऑपोजिशन लीडर जब थे उस वक्त वो गालबन मेरे ख्याल में शायद जब पीपल्स पार्टी का दौर था तो उस वक्त ऑपोजिशन लीडर जो थे वो गालबन हफीज शेख थे जिन पे हमला भी हो गया था असेंबली के अंदर, आपको याद होगा। तो उस वक्त अपोजिशन का कहना था कि आपकी अपोजिशन थी कि इन्होंने हमसे नहीं पूछा, उसकी फुटेज मौजूद है। मैं वही यस कर रहा हूँ कि जब वो हुआ था तो अपोजिशन ने तब भी ये बात की थी कि आप हमसे हमारी तजावीज़ दे लीजिए ताकि आप इससे बेहतर है। मैं वही यस कर रहा हूँ कि उस वक्त भी किया गया था, मुतालबा यही था। फिर उसका जब नून लीग की हुकूमत आई तो इन्होंने बाकायदा उनसे पूछा, बाकायदा दूसरे लोगों से ही पूछा था, और फिर उसमें इनकी तजावीज़ भी शामिल की गई थी। ये मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। और अगर फर्ज कीजिए, मैं एक और बात आपसे अर्ज कर देता हूँ कि हमें ये अगर प्रोसेस चलाते रहना है, इसको मजबूती लानी है, इसमें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी लाने के लिए आपको काम करना आ जाए। अगर फर्ज कीजिए मैं गलत काम कर रहा हूँ तो आपको मेरी गलतियों से नहीं, मेरी बेहतरी से आपको लेना होगा, सबक सीखना होगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपको ये जो अर्ज कर रहा हूँ कि चलिए फर्ज कीजिए मुझे तो आप बुरा कह ही रहे हैं, लेकिन आप तो अच्छा कर लेते, क्योंकि आपने तो दावा किया था कि आप बहुत अच्छा करेंगे। अच्छा शेख साहब, बिलावल भुट्टो साहब का आज ये कहना है, मैं अल्फाज का जुमले का माखज़ ये अल्फाज आगे पीछे हो सकते हैं, उनका कहना है कि हैरत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को शायद अफसोस नहीं है कि अपोजिशन लीडर पे जो हमला हुआ था उन्हें इसका ज्यादा दुख नहीं है। क्या वाकई दुख नहीं? आपने किसने कह दिया आपको दुख नहीं? आप इसमें यह कोई मार कुटाई तो नहीं हो सकती ना, इसको शामिल तो नहीं किया जा सकता। हमला किया तो हमला करने के बाद वहां पे उसके आगे खड़े भी हो गए थे ना। कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिसपे आपका तारीखदान ये लिखे कि आपने इस इंस्टीट्यूशन के लिए आपने गलत किया। तो इसलिए अगर बुरा कहा जाएगा तो उन्हीं को कहा जाएगा ना, हुकूमत को कहा जाएगा ना, ऑपोजिशन को तो नहीं कहा जाएगा, या लीडर ऑपोजिशन को तो नहीं कहा जाएगा। शेख साहब, एक आखिरी सवाल कि जिस तरह आज बजट तजावीज़ दी गई और उसमें तब्दीलियां भी हुई अपोजिशन की बजट तजावीज़ के बाद, अब इंतहाबी इस्लाहात के हवाले से जो हुकूमत कर रही है, तो क्या अपोजिशन इसमें भी अपनी तजावीज़ देगी ताकि इंतहाबी इस्लाहात के हवाले से बेहतर हो सके? अगर आप थोड़ा सा इसके अंदर झांक के देख लें तो ये तजावीज़ जो थी इंतहाबी इस्लाहात के लिए, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ही शुरू किया था। ये इस्लाहात का मामला बारहा कहने के बावजूद, बार कहने के बावजूद, बारहा याद दहानी करने के बावजूद हुकूमत ने अपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं लिया। अब जब आप इस मामले को कभी ऑर्डिनेंस के जरिए, कभी किसी के जरिए, आप देखिए ना, अभी रिसेंटली आप देख लीजिए ना, वोटिंग मशीन का आपने ऑर्डिनेंस के लिए करवा दिया। यानी आप शेख साहब कहना चाह रहे हैं कि ईवीएम के हवाले से और ओवरसीज को वोट का हक देने के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुखालिफत नहीं कर रही, बिल्डोज करने की मुखालिफत कर रही है? नहीं, मैं आपको गुजारिश कर, नहीं, ये भी बात नहीं है। बुलडोज करने की मुखालफत इसलिए कर रही है कि इसको डिस्कस किया जाना चाहिए था, इसकी अच्छाइयों और बुराइयों को सामने रखना चाहिए था। और अगर पार्लियामेंट ये समझती कि ये चीज जो आप करना चाह रहे हैं ये काबिले अमल है, तो उस पर फिर आप उसके अमल करते ना। आप ये आपको समझने की कोशिश कीजिए, आप एक हिस्सा ना पकड़िएगा। अब मैं एक और अर्ज करता हूँ, अब लीडर ऑपोजिशन ने अच्छा बुरा मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, लेकिन उसको डिस्कस होना चाहिए था। उन्होंने अपनी तजवीज़ दी ओवरसीज पाकिस्तानी के हवाले से, तो ओवरसीज पाकिस्तानी के हवाले से जो तजवीज़ दी
नहीं है, वो अगर हुकूमत चाहे तो बैठ के उनसे बात कर सकती है। अगर वो बेहतर तजावीज़ हैं या वर्केबल है, यानी अपोजिशन लीडर की जानिब से जो तजावीज़ दी गई हैं हुकूमत उस पर बात कर सकती है, हुकूमत की जानिब से भी तजावीज़ आनी चाहिए और अपोजिशन से बात करनी चाहिए। बातचीत के जरिए कवानीन लागू हों तो वो असल कवानीन हो सकते हैं, जिस पर मुशावरत ना हो वो फिर बिल्डोज ही किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया शेख रोहेल असगर साहब इस वक्त देने के लिए। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।